सामंतों की श्रेणियां हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पूर्व पढ़ लिए मारवाड़ के सामंत, मेवाड़ के सामंत, बीकानेर के सामंतों की श्रेणियां। हम देखेंगे जयपुर के सामंत किस तरह की श्रेणियां थी और उन्हें किस नाम से संज्ञापित किया जाता था। तो जयपुर में प्राथमिक रूप से जागीरदारों का विभाजन 12 कोटड़ी के आधार पर किया गया था। कछवाह नरेश पृथ्वीराज के 17 पुत्र थे, जिनमें से 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीरें चली, जो कालांतर में 12 कोटड़ी कहलाई। तो बच्चों, आपके प्रश्न आ सकता है वन वर्ड वाला कि 12 कोटड़ी के सामंत कहाँ के थे। तो हमें लिखना है जयपुर के सामंत 12 कोटड़ी के नाम से जाने जाते थे। जयपुर राज्य के सामंत मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभक्त थे, ताजमी और खास चौकी। ताजमी सरदार जब दरबार में महाराज को नजर भेंट करता था तो महाराज अपने आसन से खड़े होकर नजर स्वीकार करता था। इस श्रेणी के सामंतों को पैर में सोना पहनने का अधिकार होता था। इस श्रेणी के सरदारों में सभी वंशों कछवाहा, राठौड़, तंवर, भाटी, सिसोदिया के लोग होते थे। उनको जब दरबार में बुलाना होता था तो उनको खास रुका भेजना पड़ता था, अर्थात विशेष निमंत्रण। अब विशेष निमंत्रण भेजा जाता था, उसके साथ भेंट उपहार भी, एक गिफ्ट के रूप में कोई उपहार भेजा जाता था। और जब वे महाराज से विदा लेते थे, सीख लेते थे मतलब विदा लेते थे, तो राजा उन्हें सिरोपाव देकर एक उपहार, एक गिफ्ट दिया जाता था, उसे सिरोपाव कहा जाता था। ये 2 शब्द नए आए बच्चों इसमें। एक तो खास रुक्का, खास यानी विशेष, रुक्का फरमान, जिसको हम कहते हैं कि बुलावा। खास रुक्का मिलने पर ये आते थे दरबार में। तो जब खास रुक्का जाता था तो जो भी सैनिक अधिकारी लेके जाते थे तो राजा की ओर से गिफ्ट उपहार, गिफ्ट उपहार में कुछ भी हो सकता है, सोना, चांदी, नगद रुपया, जो इनके लिए जाता था। और जब ये वापस दरबार से आते थे, विदा लेते थे, तो जो इन्हें विदाई के रूप में जो दिया जाता था उसे सिरोपाव। अब विदाई के रूप में जो दिया जाता था उसमें सोने की मोहरें हो सकती है, चांदी के कोई सामान हो सकता है, नकदी हो सकती है, तो ये इन्हें देकर विदा किया जाता था। ये इनका विशेष अधिकार होता था ताजमी सरदारों का, जो जयपुर के सामंतों को ही मिलता था। और इन सामंतों को पैर में सोना धारण करने का अधिकार होता था। ये इनकी विशेषता है, खासियत है, इसको आपको याद रखना है। दूसरी श्रेणी के जो सामंत होते थे वो खास चौकी कहलाते थे। और ये खास चौकी दूसरी श्रेणी के सामंत होते थे। इनको जो है दरबार में उस तरह का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता था जो अधिकार ताजमी सरदारों को प्राप्त होता था। अब आप देख रहे हैं कोटा के सामंत। कोटा के सामंतों का वर्गीकरण उनकी सेवा के अनुसार होता था। सामंत मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभक्त थे, देश के जागीरदार और दरबार के जागीरदार। अब देश के जागीरदार से क्या अभिप्राय है? देश के जागीरदार वे होते थे जिन्हें राजकीय सेवा के बदले जागीरें मिलती थी। इस श्रेणी में अधिकांश सामंत हाड़ा राजपूती होते थे। उन्हें महाराज या राजा या शासक को सैनिक सहायता भी देनी पड़ती थी। अभिप्राय, राजकीय सेवा के बदले इनको क्या मिलती थी? जागीर मिल जाती थी। और इनका वंश हाड़ा राजपूती होते थे
और इन्हें जो है सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। ये इनके ऊपर प्रतिबंध कहें या इनकी शर्तें कहें, इस तरह से इनके कर्तव्य निर्धारित थे। फिर दूसरे हैं दरबार के जागीरदार। इस श्रेणी के जागीरदारों में महाराव के निकट संबंधी भी होते थे और दूर के संबंधी भी हो सकते थे। निकट संबंधी राजवी कहलाते थे और दूर के संबंधी अमीर और उमराव कहलाते थे। मोहन सिंगोत घराने के भी सरदार होते थे। पलायत का ठाकुर इनका मुखिया होता था। गोद लेने की आवश्यकता होने पर इन्हीं घरानों से गोद लिया जाता था। कोटा में ताजमी सरदारों की संख्या 36 थी। हाड़ा राजपूतों की 8 जागीरें ऐसी होती थी जिन्हें कोटड़ी कहा जाता था, कोटड़ियात कहा जाता। ये जागीरें रणथंभौर के किले से संलग्न थी। जालिम सिंह के प्रभुत्व में झाला राजपूतों को भी जागीरें दी गई थी। इस प्रकार झाला सरदारों का अलग वर्ग बन गया था। और बच्चों, आपको विशेष जानकारी देना चाहूँगी कि जो जालिम सिंह झाला थे, उन्हीं के द्वारा हाड़ौती की एक प्रमुख रियासत, जिसे झालावाड़ के नाम से जाना गया, वो उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। तो झालावाड़ के निर्माता जालिम सिंह झाला एक प्रकार के सामंत थे और कहाँ के थे? कोटा के सामंत थे। कालांतर में इनका जो है दबदबा और इनका स्थान कोटा दरबार में महत्वपूर्ण था। सामंतों की अन्य श्रेणियां होती थी, जिसमें भूमिया सामंत और ग्रासिया सामंत होते थे। भूमिया सामंत वे होते थे जिनके पूर्वजों ने सीमांत की सुरक्षा या गांव की या राज्य की या विशिष्ट सेवा हेतु अपने प्राणों का बलिदान किया हो। राजा उनकी विशिष्ट सेवाओं के बदले या उनके उपलक्ष्य में उन्हें पट्टा व सनद देते थे और उसमें भूमियाँ उस भूमि की उपज का उपभोग कर सकते थे। भूमियों को जो भूमि जागीर में दी जाती थी वो बेदखल नहीं की जाती थी। रेख के नाम पर उन्हें नाम मात्र की धनराशि देनी पड़ती थी। उन पर किसी प्रकार का दायित्व नहीं होता था। इनकी भी 2 श्रेणियां थी भूमियाओं की भी, मोटे दर्जे के भूमिया और छोटे दर्जे के भूमिया। इसी प्रकार ग्रासिया होते थे और ग्रासिया का अभिप्राय जैसे ग्रास, भूमि का टुकड़ा, जो ग्रास कहलाता था और जो इसका उपभोग करता था वो ग्रासिया कहलाता था। तो ग्रासिया वे जागीरदार थे जो सैनिक सेवा के बदले शासक से भूमि की उपज का ग्रास प्राप्त करते थे। वो भूमि का टुकड़ा ग्रास राजा द्वारा पट्टा और सनद के माध्यम से दिया जाता था। यदि इस पट्टे के उपभोक्ता सेवा से हटा दिए जाते थे या वे अपने कर्तव्य का पालन में किसी प्रकार की शिथिलता दिखाते या वे राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते तो उनसे पट्टा छीन लिया जाता था। यदि ग्रासिया जागीरदार अपनी जब्त जमीन को पुनः प्राप्त करना चाहता था तो उसे शासक को नजराना देना पड़ता था। कर्नल टॉड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, ने मेवाड़ के बारे में लिखा है कि मेवाड़ में भी ग्रासिया सामंत होते थे। तो इसका अभिप्राय ये कि तो हमने जो ये पढ़ा सामंतों की अन्य श्रेणियां, ग्रासिया और भूमिया, ये किसी भी ठिकाने में किसी भी रियासत में हो सकती थी। तो इस तरह से बच्चों आपने सामंतों की विभिन्न श्रेणियां पढ़ी और बहुत ही मनोरंजक और
इंटरेस्टिंग ये टॉपिक था। इसमें सामंतों के लिए क्या क्या शब्द राजस्थान में प्रयुक्त किए जाते थे वो आपने देखे। सिरोपाव, खास रुका, नजराना, पेशकशी इत्यादि शब्दों का हमने अध्ययन किया।